नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में यह हमारा लेक्चर 12 है। अब तक हमने इस टॉपिक पे 11 लेक्चर कर लिया है। आज के टॉपिक में हम विद्रोह देखेंगे। विद्रोह में हम बेसिकली देखेंगे कि जो ट्राइबल लोग हैं वो अपना कैसे विरोध कर रहे हैं, कैसे विद्रोह कर रहे हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। साथ में कुछ हम फार्मर के भी बारे में देखेंगे, कुछ किसान विद्रोह होंगे उनको भी देखेंगे, साथ में कुछ नागरिक विद्रोह होंगे हम उनको भी देखेंगे। कल हमने 1857 का विद्रोह देखा था, तो हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी का जो दौर है काफ़ी उथल पुथल और विद्रोह का दौर है। और इस टाइम में हम एक स्वतंत्रता आंदोलन का जो एक बेस तैयार हो रहा है, जो कहीं ना कहीं एक नेशनलिज्म की नींव डाल रही है, और यही सब आधार तैयार होगा और यही सब जाके फ्रीडम स्ट्रगल का एक बुनियाद तैयार करेगा। तो चलिए हम इस कड़ी में आज देखेंगे कि कौन कौन से रिवोल्ट होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह जो टॉपिक है मतलब किसी भी एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन हर साल इससे पूछे जाते हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का यही ब्यूटी है कि यह सब्जेक्ट जितना आगे बढ़ते जाता है, सिलेबस इसका जितना आगे बढ़ते जाता है उतना ही इम्पोर्टेंट होते जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि यूपीएससी का परीक्षा हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या कोई भी परीक्षा हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से। यह बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा टाइम दीजिए, समझिए, लेकिन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। तो चलिए हम थोड़ा आज रिवोल्ट के बारे में देखेंगे। कल हमने पढ़ा था 1857, तो यह जो टॉपिक है हमने अलग अलग जगह पे करा दिया था कि दिल्ली के बारे में जब बताए तो वहाँ पे बताया कि कौन उसका दमन कर रहा था, कौन अंग्रेज़ अधिकारी था। लेकिन आज मैंने उसको सब एक जगह करेक्ट कर दिया है। तो थोड़ा सा आप देख लेंगे कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो दिल्ली में जो इसका दमन कर रहा था, जो अंग्रेज़ अधिकारी था, उसका नाम था निकोलस और हडसन। देखिए ये सब एग्ज़ाम में आता है, तो आप थोड़ा सही से याद रखेंगे, इसलिए मैंने एक जगह कर दिया कि आपको दिक्कत नहीं हो। अगर कानपुर और लखनऊ की बात करें तो कानपुर और लखनऊ में है कोलिन कैंपबेल। अगर इलाहाबाद और बनारस की बात करें तो यहाँ पे कर्नल नील। झांसी और ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पे ह्यूरोज के बारे में मैंने कल बताया था कि यह एक स्टेटमेंट देता है जब झांसी की रानी की मृत्यु हो जाती है तो, और वह स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है, तो आप ये सब याद रखेंगे। और जगदीशपुर बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे है कौन, विलियम टेलर। ये वही जगदीशपुर है जहाँ से कुंवर सिंह अपना नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये थोड़ा लास्ट में हमने दे दिया इसको, तो आप इसको थोड़ा देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए अब हम ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो भी हम रिवोल्ट पढ़ेंगे इसमें अगर पूरे हम रिवोल्ट की बात करें तो 3 तरीके से हमको पढ़ना है। हम इसको 3 डिवाइड में बांटते हैं। एक तो है कि ट्राइबल, मतलब ट्राइबल लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध करेगा। दूसरा है किसान लोग करेगा, किसान आंदोलन होगा। और तीसरा होगा नागरिक, कुछ लोगों के द्वारा किया जाएगा, तो नागरिक विद्रोह होगा, कुछ किसान विद्रोह होगा, और पहला होगा आपका ट्राइबल रिवोल्ट। तो हम पूरे विद्रोह को 3 भाग में बांट के देखेंगे। तो हम सबसे पहले ट्राइबल रिवोल्ट को देखते हैं। अगर हम ट्राइबल रिवोल्ट को देखें तो इसका कारण क्या है, आखिर जो ट्राइबल लोग हैं ये क्यों विरोध में आ जाते हैं, आखिर इनका मकसद क्या है विद्रोह करने का। तो अगर हम इनका कारण देखें तो देखेंगे कि इनकी जो पॉलिसी बनती है, इनके जो कानून बनते हैं अंग्रेज़ों द्वारा, यह काफ़ी ही ख़राब कानून रहते हैं जो इनके हित में नहीं रहते हैं। जैसे इनका एक वन कानून है, फॉरेस्ट एक्ट है। तो फॉरेस्ट एक्ट में यह अपने हित की काम करते हैं, उनसे टैक्स लेने का काम करते हैं और इनसे वो नाराज़ हो जाते हैं। और देखिए, ट्राइबल बेल्ट में अभी भी जो लोग हैं वो मानते हैं कि हम मतलब जन और वन और जंगल है इसके हम मालिक हैं। वो अपने आप को उसका मालिक समझते हैं और वहाँ पे टैक्स लगाइएगा, चाहे वहाँ पे आप इंटरफेयर करिएगा, तो अभी भी सरकार के खिलाफ़ कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो और उस समय तो और ज़्यादा होती थी।
चूँकि वो जो अंग्रेज़ थे वो विदेशी थे। तो एक तो इनका फॉरेस्ट एक्ट था, दूसरा इन्होंने क्या किया कि झूम कृषि ये लोग करते हैं। देखिए जो ट्राइबल लोग हैं वो झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि क्या होता है, जैसे यह एरिया है, यहाँ पे पेड़ पौधा है, तो ये लोग क्या किया, आग लगा दिया, जला दिया, यहाँ पे खेती किया। फिर दूसरे जगह पे मन किया, आग लगा दिया, जला दिया, खेती किया। तो अब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इसको रोक लगा दिया कि आप झूम कृषि नहीं कर सकते हैं। तो अब ट्राइबल लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमारे मतलब इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, और इसीलिए इनको गुस्सा आएगा, और यही छोटी छोटी जो घटनाएं होगी बाद में रिवोल्ट का रूप लेगी। तीसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिशनरियाँ पहुँच जाती हैं। देखिए हर रिवोल्ट में आप देखेंगे मिशनरी का बहुत योगदान है, ठीक है। तो मिशनरी यहाँ पे पहुँचेगी तो वह धर्मांतरण करेगी, वह अपने स्कूल खोलेगी, मतलब जो भी अपना वेलफेयर का काम स्टार्ट करेगी। लेकिन ट्राइबल लोगों को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता है, वो अपने में खुश रहते हैं, जंगल ज़मीन में अपने खुश रहते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं रहता है, उनको सिविलाइज नहीं बनना है, उनको धर्म वगैरह से भी कोई इशू नहीं है, वो जिस जैसे हैं वो अपने में खुश हैं, वो कोई इंटरफेयर नहीं चाहते हैं। और यह अंग्रेज़ हैं, ये तीनों काम करते हैं और उनको इंटरफेयर होता है। बाद में देखिए और कारण है, व्यापारी महाजन सूदखोर वगैरह से जो ब्याज वगैरह लिया जाता था, उस देखिए इसमें बहुत सारा कारण है, लेकिन बेसिकली देखेंगे 3 कारण हैं। इन सब से ट्राइबल हैं नाराज़ होते हैं और कुछ रिवोल्ट होता है। अब देखिए रिवोल्ट कौन कौन सा होता है, इसको हम थोड़ा सा एक मैप पे देख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान होगी। मैप में अगर हम देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया। देखिए मैप उतना सही नहीं है लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। सबसे ज़्यादा इसका सेंटर होगा बंगाल में, यह बंगाल है। यहाँ पे 3-4 होगा आंदोलन। एक होगा हो आंदोलन, हो विद्रोह होगा। दूसरा होगा मुंडा विद्रोह होगा। तीसरा होगा संथाल, और चौथा होगा कोल, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट 4 आंदोलन होगा। एक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भील आंदोलन हो जाएगा। अभी हम ट्राइबल की बात कर रहे हैं, अभी फार्मर पे नहीं आया है और नागरिक वाले पे नहीं आया, अभी हम ट्राइबल की बात कर रहे हैं। भील आंदोलन हो जाएगा, और यहाँ पे हम बात करेंगे रंपा आंदोलन हो जाएगा। देखिए हमारे लिए ये सब इम्पोर्टेंट है और यहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हम असम की बात करें तो असम में हो जाएगा अहोम विद्रोह, और नागालैंड में हमारा हो जाएगा नागा विद्रोह, ठीक है। अगर आपको मैप याद है तो समझिए आपका आधा काम हो गया, क्योंकि इस रिवोल्ट से 2 चीज़ इम्पोर्टेंट होता है, कहाँ हुआ है, प्लेस पूछा जाएगा, और दूसरा हुआ है कि उसका लीडर कौन है। 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लेस तो हमने मैप में बता दिया और लीडर हम आगे बता देंगे, ठीक है। यही सब हुआ है। तो चलिए अब इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। हो विद्रोह जो है, हो विद्रोह का मेन कारण क्या था और ये कहाँ हुआ था। तो यह हो रहा है 1820-1822 टाइम पीरियड में। इसका मेन जो जगह है वह है छोटा नागपुर। कारण मैंने पहले ही बता दिया है, जो झूम कृषि हो रही है और जो इनका फॉरेस्ट एक्ट वगैरह लाया गया है, इन सब से वो नाराज़ हैं। तो जितने ट्राइबल होंगे बेसिकली मान लीजिए वही कारण है सब पे। तो जगह है छोटा नागपुर और टाइम पीरियड है 1820-22, ठीक है। देखिए कुछ विद्रोह है जिसमें नाम पूछा जाता है, मैं नाम बता दूंगा। जिसमें इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रटना है, ज़्यादा फैक्ट मैं आपको नहीं दूंगा, मैं उतना ही दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हो विद्रोह में बस 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह का नाम कहाँ है और एक कब हुआ था। अब देख लेते हैं कोल विद्रोह। अगर हम कोल विद्रोह की बात करें तो यह होता है 1820 से स्टार्ट होगा और 36 में जाके ख़त्म होगा। ये बहुत लंबा दिन तक चलेगा। इसका अगर हम जगह की बात करें कहाँ पे होगा तो यह होगा छोटा नागपुर। एग्ज़ाम में कभी कभी छोटा नागपुर नहीं देके सिंहभूम दे देता है, आप इसको भी याद रखेंगे। इसका जो लीडर था, इसका लीडर मतलब नेतृत्व कौन कर रहा था, यह था बुद्धो।
बुद्धो भगत, ठीक है, बुद्धो भगत इसका नेतृत्व कर रहा था। और इसका भी कारण वही था जो हमने ऊपर में बताया था, सारे ट्राइबल का लगभग एक ही कहानी है, नाराज़गी का एक ही कारण है। और दूसरा इनमें कुछ कमियां हैं, उसको हम आगे देखेंगे, इस विद्रोह में कमियां क्या है। अभी विद्रोह देख लीजिए। फिर एक मुंडा विद्रोह है। मुंडा विद्रोह क्या है, यह बहुत फेमस है और एग्ज़ाम में यह कई बार पूछा गया है। 1899 1900 इसका टाइम पीरियड है, यह टाइम पीरियड भी पूछा जाता है इसमें। इसका जो लीडर है वह है बिरसा मुंडा। और इस बार भी जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। इनका जो विद्रोह हो रहा है उसका नाम हम उलगुलान भी कहते हैं। कई बार एग्ज़ाम में 2020 में यूपीएससी पूछा था कि उलगुलान किससे संबंधित है, या यूपीएससी पूछा था 2020 में कि उलगुलान किससे संबंधित है, तो बिरसा मुंडा से संबंधित है, ठीक है। उलगुलान का अर्थ अगर हम देखें, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है महान या हलचल। विद्रोह है तो हलचल होगा ही, तो महान हलचल यही इसका मतलब होता है। या अगर कहें तो महाविद्रोह, हालांकि ये सब नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप देख लेंगे। मतलब मुंडा विद्रोह 1899 1900 में हो रहा है। लीडर इसके हैं बिरसा मुंडा। उलगुलान इसको कहा जाता है। और बिरसा मुंडा को इनकी उपाधि है, इनको कहा जाता है धरती आबा। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। और धरती आबा का मतलब है जगत पिता, ठीक है। आप ये सब टॉपिक देख लीजिए, क्योंकि जेपीएससी अब आने वाला है और जेपीएससी का ये बहुत फेमस टॉपिक है। हालांकि बिहार में भी पूछा जाता है, तो यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। और धरती आबा का मतलब होता है जगत पिता। यही अगर हम देख लें, झारखंड का एक और आंदोलन है, उसका नाम है ताना भगत। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में हुआ था। एरिया झारखंड है, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। एक है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। हमने ऊपर मैप में देखा है। अगर इसकी टाइम पीरियड की बात करें 1828 है। और इसका जो लीडर है, लीडर कहते हैं गोमंधर कुंवर। गोमंधर कुंवर, इसके कुंवर कहें या कुंवर कहें, बात एक ही है। ये इसके लीडर हैं। और इनका भी जो कारण है वही था जो हमने ऊपर में बताया था, तो कारण सब में लिखना जरूरी नहीं है। अहोम विद्रोह 28 में हुआ था। जगह है असम और लीडर है गोमंधर कुंवर। आगे देख लेते हैं संथाल विद्रोह। इन सब में अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो एक तो मुंडा विद्रोह था, दूसरा संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह का टाइम पीरियड अगर हम बात करें 1855-56, मतलब 1857 की क्रांति की जब बेस बन रहा है उसी टाइम यह आंदोलन विद्रोह हो रहा है। और जगह का अगर हम जिक्र करें तो है भागलपुर और राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है इसको दामन ए कोह भी कहा जाता है। आपने बिहार ज्योग्राफी पढ़ा है, उसमें इस टॉपिक को डिटेल में समझाया गया है कि दामन क्या है, दामन ए कोह क्या है। तो भागलपुर और राजमहल के जो एरिया है वहाँ पे संथाल विद्रोह 1855-56 में स्टार्ट होता है। और यह जो था सरकार, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और जो महाजन थे, जो सूदखोर थे, जो पैसा देते थे किसानों को, इन दोनों के द्वारा जो शोषण होता था उसके खिलाफ था। दोनों के शोषण के खिलाफ था, ठीक है। इसके अगर हम लीडर की बात करें, इसके लीडर कौन है? तो सिद्धो कान्हो
ये दो जो भाई हैं ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनका नाम पूछा जाता है सिद्धो कान्हो। हालांकि 4 भाई थे लेकिन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 और भाई है उनका नाम मतलब नहीं आता है जनरली। तो संथाल विद्रोह में 2-3 चीज़ याद रखेंगे। 1855-56 में हुआ था, भागलपुर और राजमहल की पहाड़ी में हुआ था, सरकार और महाजन दोनों के शोषण के खिलाफ हुआ था और लीडर है इसके सिद्धो कान्हो। और यहाँ पे एक दो और देख लेते हैं। एक है पागलपंथी विद्रोह, यह भी पूछा जाता है पागलपंथी विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो यह हुआ था बंगाल में हुआ था और इसके जो लीडर हैं इनका नाम है करम शाह। इसमें 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए इस सब कोई भी रिवोल्ट पढ़िए 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखिए, उसका लीडर कौन है और जगह का नाम क्या है। ईयर वाइज कम पूछता है, ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन जगह का नाम और लीडर कौन है यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साथ में हम देख लेते हैं कि फराजी भी है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं, कम ही पूछता है, लेकिन फिर भी हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि कहाँ से पूछ दे हम पूरे तरीके से तैयार रहेंगे। अगर फराजी आंदोलन का विद्रोह की बात करें तो फराजी लोग जो होते थे यह एक संप्रदाय था और उस संप्रदाय के जो हेड थे उनका नाम था हाजी शरीयतुल्लाह। इनके अनुयायी थे, हाजी शरीयतुल्लाह के जो अनुयायी थे वही लोग फराजी आंदोलन को स्टार्ट करते हैं और इनका जो मुख्य सेंटर था बंगाल था। ये भी आंदोलन बंगाल से हो रहा है और इसके जो लीडर हैं दादू मियाँ। ठीक है, तो देखिए ज़्यादातर जो रिवोल्ट हो रहा है वह बंगाल से हो रहा है। इसका मेन कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन हेडक्वार्टर है बंगाल में बन चुका है और ज़्यादा नियंत्रण बंगाल पे है, ज़्यादा शोषण बंगाल पे है। तो जहाँ पे ज़्यादा शोषण होगा वहीं पे ज़्यादा रिवोल्ट होगा और यही कारण है कि जितना रिवोल्ट हम देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल में, हम जितने कहानी देखेंगे सारा का अगर मैक्सिमम का हम कड़ी देखेंगे तो बंगाल से जुड़ेगा। तो ये सब थोड़ा टॉपिक था। अब एक दो और है, नागा विद्रोह है। हालांकि नागा के बारे में हमने पहले दूसरे वीडियो में जिक्र किया था, मैं आगे बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा शायद। यह घटना हो रही है 1930 और 34 में। देखिए इस पे यूपीएससी क्वेश्चन इस पे बना चुका है, इस टॉपिक पे यूपीएससी क्वेश्चन बना चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है देश में, उन्नीस सौ 30-34 के टाइम में जब गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उसी टाइम यह आंदोलन होगा। और यह एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार कि नागा विद्रोह के टाइम में कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो आप इस टॉपिक को याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इसका क्षेत्र था, अगर एरिया की बात करें तो नागालैंड में यह हो रहा था। नागालैंड में इसका जो लीडर है जदोनांग लीडर है। यह विद्रोह करेगा, उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको फांसी दे दिया जाएगा। और यही जदोनांग की बेटी है, 17 साल की इनकी बेटी है जिनका नाम है रानी गिडेनलू। और 17 साल की उम्र में, देखिए कहीं कहीं उनका उम्र 13 साल दिखता है, कहीं 17 साल दिखता है। तो एज के मैटर में आप कंसीडर ना करेंगे जो भी हो, लेकिन इनकी बेटी है रानी गिडेनलू और यही लीड करेगी इस आंदोलन को। और यह आंदोलन को लीड करेगी तो अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ के जेल में डाल, बताइए 34 के करीब में इनको जेल में डाल दिया जाएगा। और जब देश आज़ाद होगा उस टाइम इनको छोड़ा जाएगा। मतलब लगभग 13-14 साल 34 में जेल में जाएंगी और लगभग 1947 में इनको जेल से छोड़ा जाएगा। लगभग 13-14 साल जेल में रहती हैं और वहीं जब ये जेल से निकलती हैं तो जवाहरलाल नेहरू इनको रानी की उपाधि देते हैं। तो यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रानी की उपाधि किसको दिया गया है, तो वह है रानी गिडेनलू। यह उपाधि कौन दिया है, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। और ये किस आंदोलन से, किस विद्रोह से जुड़ी थी, तो यह नागा विद्रोह से जुड़ी थी और ये इनकी बेटी थी। मतलब जो
जदोनांग है, उनकी बेटी है रानी गिडेनलो, और यह उनके मरने के बाद आंदोलन को लीड करती हैं और बाद में जेल में जाती हैं। फिर 47 के बाद निकलती है तो नेहरू जी इनको रानी की उपाधि देते हैं वगैरह वगैरह। जो है ये कहानी इनका यहीं पे ख़त्म हो गया। अब भील विद्रोह देख लेते हैं हम थोड़ा। ये मिल नहीं होगा, ये भील होगा, आप थोड़ा इसको करेक्ट कर लेंगे। भील विद्रोह हुआ है 1914-15 में और इसका जगह है राजस्थान। और इसमें हम लीडर की बात करें तो इसके लीडर हैं सेवाराम। ठीक है, अब हमारा लगभग ट्राइबल जितना रिवोल्ट था सारा ख़त्म हो गया। अब चलिए हम कुछ फार्मर रिवोल्ट की बात करते हैं। किसान लोग जो हैं, आखिर किसान क्यों नाराज़ हैं? तो किसानों की नाराज़गी का भी यही कारण है कि इनका जो टैक्स है हमेशा बढ़ रहा है, और टैक्स जब बढ़ता है तो उसको देखिए उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। जो किसान हैं उनका प्रोडक्शन ज़मीन से नहीं बढ़ रहा है, मतलब खेती का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उनका टैक्स बढ़ रहा है। तो उसकी भरपाई करने के लिए यह ज़मींदार से या जो सूदखोर हैं, जो गांव में होते हैं सूदखोर, जो ब्याज पे पैसा देते हैं और ब्याज इनका काफ़ी हाई रेट पे रहता है, इनसे पैसा लेते हैं और पैसा लेके खेती करते हैं, टैक्स चुकाते हैं, और इसमें एक मतलब साइकिल में फंस जाते हैं ये, और मतलब गरीबी में फंस जाते हैं। इससे इनका स्थिति और ख़राब हो जाएगा और आने वाले टाइम में यही किसान मिलके रिवोल्ट करेंगे और हम देखेंगे कि यही रिवोल्ट, छोटे छोटे रिवोल्ट बाद में एक बेस का तैयार करेगा और यहीं से फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट शुरू होगी। तो देखिए किसान मूवमेंट में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमको पढ़ना है, तो इसके बारे में इसको भी हम थोड़ा मैप से देख लेंगे तो हमारी समझ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए बंगाल में अगर हम देखें तो 2 विद्रोह है, एक नील विद्रोह, दूसरा एक है पावना विद्रोह। तीसरा यहाँ पे अगर हम केरल की बात करें, यहाँ पे है मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह। और पंजाब में यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे है कूका विद्रोह। देखिए कोल विद्रोह ट्राइबल वाला था, कूका विद्रोह फार्मर वाला है, तो थोड़ा सा नाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारा दक्कन का विद्रोह। देखिए अगर आप थोड़ा सा मैप से देख लेंगे ना तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी और समझ में आएगा। चलिए हम एक एक करके इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नील विद्रोह, और यह बहुत फेमस है, इसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1859-60 के बीच में। देखिए इसके टाइम पे ही सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह कब हुआ था, 1857 में हुआ था। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के जस्ट बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। तो 1857 के तुरंत बाद कौन सा विद्रोह होगा, 57 के बाद 58-59 होगा, यही होगा नील विद्रोह। और यह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि 57 के बाद कौन सा विद्रोह हुआ है। देखिए डेट वाइज तो आपको याद रहे तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन अगर डेट नहीं भी याद रहे तो आप नील विद्रोह याद रखेंगे कि 57 के बाद तुरंत नील विद्रोह हो रहा है। इसका अगर लोकेशन बात करें कहाँ पे हुआ है तो यह हुआ है बंगाल में। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ज़्यादातर जो आंदोलन है उसकी जो नींव कहीं देखेंगे आप तो बंगाल में दिखेगा। बंगाल का कौन सा जगह है तो नदिया डिस्ट्रिक्ट है। और गांव की बात करें तो गोविंदपुर, हालांकि इतना नहीं पूछेगा, आप नदिया याद रखेंगे, आप सिर्फ बंगाल याद रखेंगे, इससे काम चल जाएगा आपका। यह किस लिए फेमस है, मतलब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यह वही हाल है, अंग्रेज़ों का जो शोषण होता था और ज़मींदारों के द्वारा, और जो पूंजीपति होते थे, हमने यहाँ पे बताया था आपको, अच्छा मिटा दिए,
जो ज़मींदार होते थे, साहूकार होते थे, उन सब के द्वारा शोषण किया जाता था। तो इन सब का एक नेक्सस बन गया था, उनके खिलाफ जो किसान थे उनका शोषण होता था। और इस आंदोलन को हम कहा जाता है कि शोषण के विरुद्ध, यह टर्म याद रखिएगा, शोषण के विरुद्ध किसानों का प्रत्यक्ष विद्रोह है। देखिए अब तक जो रिवोल्ट हो रहा है वह कहीं ना कहीं छोटे जगह पे हो रहा है। किसान उतने ताकतवर नहीं है, अंग्रेज़ों से सीधा नहीं लड़ पाते हैं, लेकिन बंगाल में इसकी नींव इतनी मजबूत है नील विद्रोह का कि यह किसानों का जो विद्रोह है ये अंग्रेज़ों के खिलाफ और जो सूदखोर हैं उनके खिलाफ यह प्रत्यक्ष विद्रोह है। और यह सेंटेंस याद रखेंगे, प्रत्यक्ष विद्रोह है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, मतलब आप याद रखेंगे कि उस पर क्वेश्चन यूपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीसीएस कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो जहाँ पे मैं बता दूँ कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा उसको आप ध्यान से याद करेंगे। यह प्रत्यक्ष विद्रोह है, पहला प्रत्यक्ष विद्रोह है। और इसके नेता की बात करें तो इसके जो लीडर हैं, इसके लीडर हैं वह है विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। हालांकि इस जो विद्रोह में हम शुरुआत में देखते हैं कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी समर्थन करते हैं और इसको एक मास मूवमेंट के रूप में देखा जाता है। और बहुत सारे मैगजीन में, पेपर में इसका जिक्र होता है, इसीलिए इसको समर्थन ज़्यादा मिला और यह बहुत हाईलाइटेड हो गया। और दूसरी बात है कि इसके पहले ही 1857 का विद्रोह है, तो लोगों में एक चेतना है, विद्रोह कैसे करना है लोगों को कुछ पता भी है। और तुरंत उसके बाद जब ये होता है तो लोग फिर से इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और कुछ जो पेपर हैं, जो मैगजीन उसमें निकलता था, उसमें नील दर्पण के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा गया, लोगों तक पहुंचाया गया इस रिवोल्ट के बारे में। तो उसमें एक पेपर है नील दर्पण। नील दर्पण एक पेपर है, इसके जो राइटर हैं, मतलब जो इसमें लिखते हैं, उनका नाम है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने इस आंदोलन को लेके, इस विद्रोह को लेके बहुत बखान किया, बहुत ज़्यादा लिखा। और नील दर्पण के जो पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा। देखिए पेपर का नाम है नील दर्पण, आए हैं लेखक, ठीक है, आप कंफ्यूज मत करिएगा और आप इनको खूब बढ़िया से याद करिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। दूसरा एक और पेपर है हिंदू पैट्रियोट, यह भी पेपर का नाम है। और इसमें जो लिख रहे हैं उनका नाम है हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये जो दोनों पेपर है नील दर्पण और हिंदू पैट्रियट, इन दोनों में ये दीनबंधु मित्र और हरिश्चंद्र मुखर्जी दोनों ने बेहतरीन बखान किया है। और इसी के कारण ये बहुत लोगों तक ये इस विद्रोह को पहुंचाने में मदद किया गया। हालांकि 57 के विद्रोह में हमने देखा था कि उसमें पेपर मैगजीन की भूमिका बहुत कम थी। किसी भी चीज़ को जनता तक पहुंचाने में पेपर मैगजीन की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए यह आंदोलन देखेंगे आम जन तक पहुंच जाएगा और एक बहुत बड़ा रिवोल्ट का काम करेगा। इसीलिए कहा जाता है यह शोषण के विरुद्ध किसानों का प्रत्यक्ष विद्रोह था, क्योंकि इसमें आम जन का बहुत मतलब भागीदारी था। तो इतना हो गया नील विद्रोह के बारे में, इतना काफ़ी है, क्वेश्चन यहीं से आता है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह क्या है? यह 1873 से 76 के बीच में हुआ है। इसका भी अगर लोकेशन की बात करें तो बंगाल में हुआ है। और देखिए इसमें यही पूछा जाता है कि पाबना विद्रोह कहाँ पे हुआ है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। और जो देखिए इतने जो विद्रोह हैं बहुत, अगर आप देखेंगे तो बुक में और सारा दिया रहेगा, लेकिन हम वहीं पढ़ेंगे जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं या जहाँ से पूछने का चांस है। ऐसा कुछ भी हम नहीं पढ़ लेंगे जहाँ जो कुछ पूछा ही नहीं जाता वो पढ़ के क्या फ़ायदा।
हिस्ट्री में टॉपिक काफ़ी हैं। अगर हिस्ट्री के पूरे टॉपिक को पढ़ने बैठा जाए तो लगभग 5-6 महीना लग जाएगा। उतना तो पढ़ना नहीं है। हम वही चीज़ को हिट करेंगे जहाँ से हमारी एक बेहतर समझ हो जाए और हम एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला पाएँ। तो जनरल हम जीएस में जितना पढ़ना है उससे हम ज़्यादा ही पढ़ा दे रहे हैं, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़िए। और यह जो टॉपिक है थोड़ा सा फैक्चुअल टॉपिक है, इसमें याद करना पड़ेगा। इस सबको करना पड़ता है, मैं भी याद किया हूँ, आप भी याद करिए। कुछ कोड बना लीजिए, एक दिन याद करिए, 2 दिन, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन 3 दिन में होगा। एक 2 पढ़ते रहिए, तो घबराना नहीं है। इस टॉपिक का यही नेचर है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। एक है दक्कन का विद्रोह, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस बार जो CDPO में क्वेश्चन पूछा हुआ था तो उसमें क्रोनोलॉजी करके 4 क्वेश्चन पूछा था, मिलान करना था, तो उसमें ऑप्शन में शायद दक्कन का विद्रोह वाला भी एक क्वेश्चन था। यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यह हुआ था 1875 में। अगर जगह की बात करें, यह पूना में हुआ था। और पूना की स्पेसिफिक अगर हम बात करें, अहमदनगर में हुआ था। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप पूना याद रखेंगे सिर्फ, ठीक है। इसका भी वही कारण था, सूदखोरी था। जो शोषण होता था किसानों का, ज़्यादा टैक्स पे उनको ब्याज दिया जाता था, ज़्यादा ब्याज पे उनको उधार दिया जाता था। यही सब उनका कारण था और इसीलिए वहाँ के किसान भड़के और फिर विद्रोह हुआ। यही है दक्कन विद्रोह। तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। दक्कन विद्रोह कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, यही पढ़ना है आपको। अब देख लेते हैं कूका विद्रोह। कूका विद्रोह हुआ है आपको पंजाब में। और टाइम पीरियड की बात करें, यह हुआ 1845 से 72 तक चला है। इसके जो लीडर हैं, इसके लीडर का नाम है भगत जवाहर मल। इनका जो उपनाम है, इनको दूसरे नाम से भी हम पुकारते हैं, उनका नाम है सियान साहिब। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में पूछे कि कूका विद्रोह का लीडर कौन था। ये भी पूछ सकता है कि कूका विद्रोह का आंदोलन कौन था। ऑप्शन में भगत जवाहर मल होंगे और ये भी हो सकता है कि सियान साहिब होंगे। तो दोनों में से जो भी हो, आप आंसर इन्हीं को मारेंगे। ऐसा नहीं कि भगत जवाहर मल छोड़ दिया गया, सियान साहिब लिखा हो तो आप ई ऑप्शन पर चले जाए, ऐसा मत करिएगा। दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है, तो आप याद रखेंगे भगत जवाहर मल आए या सियान साहिब आए, दोनों एक ही हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भगत जवाहर मल का उपनाम क्या था, तो सियान साहिब याद रखें। कूका विद्रोह में इतना ही आता है। थोड़ा सा मोपला विद्रोह देखिए, मोपला विद्रोह थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हम मोपला विद्रोह की बात करें, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री पढ़ने से पहले दिमाग को एकदम रेशनल माइंड से रखिए। किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से अगर बायस्ड रहेंगे तो हिस्ट्री को आप बायस्ड तरीका से समझेंगे, जो कि गलत बात है। जितने भी आंदोलन हुए हैं या जितने भी राजाओं की लड़ाई हुई है, चाहे मेडाइवल हिस्ट्री में हो या मॉडर्न हिस्ट्री में हो, सारा लड़ाई, अगर मेडाइवल हिस्ट्री की लड़ाई की बात करेंगे तो सत्ता की लड़ाई है। उसमें राजा कौन बनेगा इस चीज़ की लड़ाई होगी। वो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं होगी। आजकल के टाइम में जो नैरेटिव बना है कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है, वो वास्तविक इतिहास नहीं है। इतिहास की जो लड़ाई है वो सत्ता की लड़ाई है। उसमें कभी हिंदू जीतेगा राजा बनने के लिए, कहीं मुसलमान जीतेगा, कभी टर्क आएंगे, कभी अफ़गानिस्तान वाले आएंगे। जो जीतेगा वो राजा बनेगा, वो अपना शासन करेगा। तो कभी भी आप मेडाइवल हिस्ट्री पढ़िए या कोई भी एंशिएंट पढ़िए या मॉडर्न पढ़िए, तो आप रैशनल होकर पढ़िए, जाति धर्म के प्रति मत पढ़िए। दूसरा बात, कुछ रिवोल्ट होगा। हमने कल देखा था 1857 का विद्रोह, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता का ज़बरदस्त समर्थन मिलता है। तो आप ये मत कहिए कभी भी कि मुसलमानों का समर्थन नहीं है या हिंदुओं का नहीं है या किसानों का नहीं है। देखिए जो भी फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें सबका योगदान है। तो ऐसा करके पढ़ाई मत करिए, एकदम बायस्ड बन के मत पढ़िए। एकदम या तो आपकी समझ क्लियर हो, नहीं समझ आ रही है तो एकदम मतलब कोरा कागज़ हो, एकदम निश्चल स्वभाव से पढ़िए, मन में एकदम निश्चल भाव हो और बिल्कुल रेशनल होकर पढ़िए कि कोई विचारधारा आपके दिमाग में नहीं हो। जो किताब में लिखा गया वहीं समझें। अपने एंगल से सोचने का कोशिश मत करिए। जो लेखक बता रहा है, जो राइटर बता रहा है, जो टीचर बता रहा है, वो पढ़ने का कोशिश करिए। क्योंकि हिस्ट्री को बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, जो बहुत दुख की बात है। और यह
हाल में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इससे थोड़ा बचिए। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं मोपला बताऊँगा तो उसमें यह बताना ज़रूरी था। देखिए अब हम मोपला पढ़ेंगे, यह होगा आपको केरल में। मोपला विद्रोह केरल में होगा। इसकी घटना है, मोपला विद्रोह का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो यह 19वीं सदी में होगी। टाइम पीरियड इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 2021 की घटना है। तो यहाँ पे किसान हैं और ज़मींदार हैं, और इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा। जो किसान हैं या मुसलमान हैं, और यहाँ पे जो ज़मींदार हैं वो हिंदू हैं। हमने अब तक देखा कि जो ज़मींदार हैं वो हमेशा शोषण करेंगे टैक्स के लिए किसानों से, और किसान हमेशा त्रस्त रहेंगे। और ज़मींदार हैं, इनका टाइप, इनका एक नेक्सस बन जाता है जो सूदखोर हैं उनसे। किसान क्या करेगा, सूदखोर से पैसा लेता है और उसी पैसा से खेती करेगा, और जो उपज होगा उसको टैक्स के रूप में ज़मींदार को दे देगा। मतलब किसान को यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है। और वह मोपला की कंडीशन नहीं है, पूरे भारत की कंडीशन है, बंगाल में भी हो रहा है। लेकिन मोपला में अंतर यही है कि यहाँ पे मुसलमान है वो किसान है, और ज़मींदार है वो हिंदू है। अब देखिए, जो थोड़ा सा भी शॉर्ट टेम्पर्ड माइंड का आदमी होगा, थोड़ा सा कम दिमाग का आदमी होगा, वो तुरंत यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एंगल समझ लेगा। लेकिन बात भाई वो नहीं है, उससे बाहर निकलो। बात यहाँ पे किसानों का शोषण ज़मींदारों द्वारा हो रहा है। वो बंगाल में भी हो रहा है, हमने देखा, पंजाब में भी हो रहा है, हमने देखा, और यहाँ भी हो रहा है। हिंदू मुस्लिम के एंगल हिस्ट्री में कहीं नहीं है, उस चीज़ से बाहर निकलिए। तो यहाँ पे किसानों का शोषण हो रहा है और ज़मींदारों द्वारा शोषण किया जा रहा है, यही कारण है। और यही कारण से मोपला का विद्रोह होगा। और मोपला विद्रोह पे क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछ चुका है, बीपीएससी भी पूछ चुका है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा रेशनल बनिए। और यह विद्रोह इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गांधी जी जुड़ जाते हैं। गांधी जी जब इस विद्रोह को देखते हैं तो लिख देता हूँ मैं, चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट है। गांधी जी शौकत अली के साथ, शौकत अली जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, वहाँ पे आगे 1918 के टाइम में आएंगे, 18-19 के टाइम में शौकत अली को हम देखेंगे। साथ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन दोनों को लेके गांधी जी यहाँ पे मतलब जाएंगे, दौरा, केरल का दौरा करेंगे। और जो सांप्रदायिकता के खिलाफ एक माहौल बना था, उस माहौल को मतलब हटाने का काम करेंगे, और जो विद्रोह था इसे दबाने का काम करेंगे। और फिर बाद में धीरे धीरे विद्रोह दब जाएगा। तो यह मोपला विद्रोह हिंदू मुसलमान का नहीं था, बल्कि किसान और ज़मींदार का था। हालांकि अफवाह दिया गया था, रंग देने का कोशिश किया गया हिंदू मुसलमान, लेकिन वैसा था नहीं। ये किसान और ज़मींदार के विरोध एक विद्रोह था, जिसमें गांधी जी शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ जाते हैं, और वहाँ पे जाके मतलब एक सांप्रदायिकता के खिलाफ जो माहौल बना उसको ख़त्म करते हैं, और फिर विद्रोह ख़त्म हो जाता है। अब हम लास्ट में देखेंगे थोड़ा सा नागरिक विद्रोह। अब तक हमने देखा कुछ जगह पे ट्राइबल हो रहा है, कुछ जगह पे फार्मर के द्वारा विद्रोह हो रहा है, लेकिन कुछ ट्राइबल विद्रोह भी हो रहा है, नागरिक विद्रोह भी हो रहा है। और नागरिक विद्रोह में हम देखेंगे कि लोगों के बीच से कोई आदमी निकलेगा और वह कुछ इशू उठाएगा और उस पर विद्रोह होगा। इसमें अगर हम बात करें तो इसको भी हम मैप के थ्रू देख लेते हैं, और थोड़ा सा नीचे बना देते हैं मैप, अच्छा रहेगा। इसमें हम देखें तो यह है एक चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह है, और यहीं पे हम देखेंगे बंगाल में सबसे फेमस है सन्यासी विद्रोह। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सन्यासी विद्रोह है। और एक देख लेते हैं यहाँ पे पोलीगर विद्रोह है। पोलीगर विद्रोह है, यहाँ पे आपको वेलुथम्पी है, वेलुथम्पी का विद्रोह होगा। और हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे रामोसी होगा, ठीक है। तो ये सब 2-4 हैं जो इम्पोर्टेंट है, और हम इसको
एक एक करके हम इन्हें भी देख लेते हैं। देखिए चुआर विद्रोह, सबसे पहले चुआर विद्रोह है। इसका जो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1766-67। इसका जगह लोकेशन की बात करें तो बिहार और बंगाल, यह दोनों क्षेत्र में फैला हुआ था। यह जो गांव के जो लोग थे, मतलब जो किसान नहीं कह सकते यहाँ पे, जो गांव के लोग थे, आम लोग थे, उन पे टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो मतलब थोड़ा इसमें किसान भी एंगल देखने को मिलेगा, लेकिन इसको जो लीड कर रहे हैं वो किसान लीड नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको जो लीड कर रहे हैं वो आम लोग लीड कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको नागरिक विद्रोह में देखते हैं। तो ये टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो टैक्स के खिलाफ यहाँ पे विद्रोह हो रहा है। इसी का नाम है चुआर विद्रोह, जो 66 और 67 में होगा और बिहार और बंगाल में होगा। आप इसमें केवल लोकेशन याद करें, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ याद नहीं है। यह जो सन्यासी विद्रोह है यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह की अगर हम बात करें तो यह 1763 से स्टार्ट होगा और 1800 तक चलेगा। सन्यासी लोग हैं कौन? सबसे पहला तो यही प्रश्न बनता है कि सन्यासी हैं कौन। तो जो शंकराचार्य हैं, इनके जो अनुयायी हैं, इन्हीं को सन्यासी कहा गया है और यही लोगों के द्वारा यह विरोध किया गया। इनके द्वारा क्यों विरोध किया गया? कारण था क्या था कि उसमें जो तीर्थ यात्रा था उसको प्रतिबंध लगा दिया गया, इस पर रोक लगा दिया गया। अंग्रेज़ों ने इस पर रोक लगा दिया कि देखिए अंग्रेज़ों का मानना था कि जो तीर्थ वगैरह है वो सब बेकार का चीज़ है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए उनका धर्म अलग है। तो जो भी अलग धर्म का व्यक्ति है वो दूसरे धर्म को वो मतलब मानना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे और यहीं पे कन्फ्लिक्ट होगा। किसी के धर्म में किसी भी व्यक्ति को इंटरफेयर कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए धर्म एक आस्था का चीज़ है और किसी के आस्था पे अगर आप गलत बोलते हैं या ऑब्जेक्शन करते हैं तो रिवोल्ट होना तय है, वो चाहे वो आज का टाइम हो या कभी कभी टाइम हो। इसीलिए धर्म के बारे में मतलब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जिसको जो मानना है माने, जिसको जिस धर्म में जाना हो जाए, या बहुत मतलब ओपन विचार से इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। और अंग्रेज़ों ने शायद अंग्रेज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो उन्होंने धर्म जो तीर्थ यात्रा होता था हिंदुओं का उस पर रोक लगा दिया गया और शंकराचार्य के जो अनुयायी थे वो इस चीज़ से काफ़ी मतलब नाराज़ हुए और वो इनके खिलाफ मतलब एक विद्रोह छेड़े और इसी विद्रोह का नाम है सन्यासी विद्रोह। इसमें एक चीज़ ये भी पूछा जाता है कि इस विद्रोह को दबाने में कौन था, तो इस विद्रोह को दबाने में था वारेन हेस्टिंग। इसकी काफ़ी योगदान है इस विद्रोह को दबाने में। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसकी चर्चा इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बंकिम चंद्र ने अपनी एक आनंद मठ लिखा, उसमें इसका खूब जिक्र किया है। तो इस पे बारे में पूछा जाता है कि आनंद मठ में किस विद्रोह की चर्चा की गई है, तो सन्यासी विद्रोह का चर्चा किया गया है। और आनंद मठ लिखा कौन है? तब बंकिम चंद्र ने लिखा है। चटर्जी, आप याद रखेंगे, ये सब तो आपको पता ही होगा कि आनंद मठ किसने लिखा है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का इन्होंने जिक्र किया है, इससे यह जो विद्रोह है काफ़ी चर्चा में आ गया। एक है पोलिगर विद्रोह। पोलिगर विद्रोह ये नहीं होगा यहाँ पे। पोलिगर विद्रोह की अगर हम बात करें तो इसका अगर जगह की बात करें तो यह है तमिलनाडु में हुआ है और टाइम पीरियड इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, 1790 के टाइम में हुआ है। यह भी कि मतलब टैक्स के खिलाफ था, टैक्स ज़्यादा हो गया, किसानों के पास जो खेती की जो ज़मीन थी उस पर टैक्स ज़्यादा हो गया। तो ये देखिए हर विद्रोह पे कि कहीं ना कहीं किसान भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये सब जो नागरिक विद्रोह है इसमें किसान सेकेंडरी होंगे और प्राइमरी में होंगे जो नागरिक लोग होंगे, जो गांव के और इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, उन लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो इसीलिए इसको हम नागरिक विद्रोह में पढ़ते हैं। हालांकि जो नेचर देखेंगे लगभग मोर और लेस सेम ही होगा। तो पोलिगर विद्रोह हो गया, तमिलनाडु में हुआ था। इसमें जो लीडर वगैरह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए रामोसी विद्रोह, रामोसी हो गया यहाँ पे। रामोसी विद्रोह के बारे में पढ़ना है हमको। यह वेस्टर्न घाट में हुआ है।
पश्चिमी घाट में हुआ है, या कहें तो महाराष्ट्र में हुआ है। यह दोनों आ सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे। और इसके जो लीडर हैं, इसके लीडर हैं चीतर सिंह, और यह एग्ज़ाम में कई बार आया है। ठीक है। एक है फड़के आंदोलन। यह फड़के आंदोलन कई बार पूछा गया है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। तो देखिए, फड़के आंदोलन जो है ये भी होगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के हैं या पश्चिमी घाट के हैं, बात बराबर ही है। ये वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा चलाया जाएगा। और नाम से ही आपको, अगर देखिए आपको नाम नहीं पता है तो भी आप एग्ज़ाम में फड़के से अंदाज़ा लगा के वासुदेव बलवंत फड़के मार लेंगे। इन्होंने एक कृषक जत्था बनाया था, और ये भी पूछा जाता है कि कृषक जत्था किसने बनाया था, तो ये बनाए थे वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है। अब थोड़ा सा 2-3 शायद बचा हुआ है। वेलुथम्पी का हम देख लेते हैं। वेलुथम्पी का जो विद्रोह है यह 1805 में हुआ था। देखिए, टाइम पीरियड ज़रूरी नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन उतना ज़रूरी टाइम पीरियड नहीं है, जगह का नाम बहुत ज़रूरी है। यह हुआ है त्रावणकोर में, और ये कहाँ पे है, यह है केरल में। त्रावणकोर में यह होता है, और इसके जो लीडर हैं वेलू लीडर होते हैं, और उनको पकड़ लिया जाएगा, और उनको पकड़ के फांसी दे दिया जाएगा। और इनको फांसी तो दिया जाएगा, लेकिन लोगों में दहशत फैलाने के लिए, लोगों में एक भय बनाने के लिए इनको फांसी पे लटकाया जाएगा, और उनके शव को कई दिनों तक चौराहा पे ही लटकने दिया जाएगा, क्योंकि जो लोग भी देखें उन्हें डर हो जाए और इस तरीके का आंदोलन करने के लिए लोग तैयार नहीं हो। तो वेलुथम्पी का जो विद्रोह है इसलिए फेमस है, और इस पे यूपीएससी क्वेश्चन बनाया है, बीपीएससी भी इस पे सवाल बना चुका है। तो आप इसको याद रखेंगे, कहाँ पे हुआ है, त्रावणकोर में हुआ है, और इसके लीडर कौन है, तो वेलू हैं। और गडकरी और कोल्हापुर देख लेते हैं। देखिए, गडकरी जो विद्रोह हुआ है उसी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और दोनों की हम बात करें तो महाराष्ट्र में हुआ है और वेस्टर्न घाट में हुआ है। अगर गडकरी विद्रोह आप भूल भी जाएं तो नितिन गडकरी का नाम याद रखें, नितिन गडकरी महाराष्ट्र चुन के आते हैं। और कोल्हापुरी चप्पल तो सबको पता होगा, इसको कुछ दिन पहले जीआई टैग भी मिला है। तो कोल्हापुर, ये सब दोनों महाराष्ट्र में है, तो आप इनसे याद रखेंगे। इसमें जगह का नाम पूछा जाता है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाई करना है। तो यह था कुछ जो रिवोल्ट हुए हैं उससे रिलेटेड टॉपिक। तो अब हम देखेंगे कि हमने 57 का विद्रोह देख लिया, 1757 का विद्रोह देख लिया, और 64 का हमने देखा। इन सब घटनाओं पे हम बक्सर की लड़ाई देखा, पलासी की लड़ाई देखा, 1857 का विद्रोह देखा, और अभी ट्राइबल रिवोल्ट देखे, फार्मर रिवोल्ट देखे, और नागरिक विद्रोह देखे। इन सब से हम ये इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं कि जो भी नीति थी इनकी, अंग्रेज़ों की, बहुत ही खतरनाक थी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इनके लिए अच्छी थी, उनके लिए ख़राब थी। इनकी पॉलिसी सबके लिए ख़राब थी। और देखिए, 2-3 चीज़ आप याद रखिए, इनकी पॉलिसी थी क्या। एक तो टैक्स बढ़ा देना है, अपना व्यापार को बढ़ाना है, और व्यापार बढ़ाने के लिए दूसरे का नुकसान ही करते थे। ये फार्मर पर टैक्स बढ़ा देते थे, जो शिल्प के जो लोग काम करते हैं उन पर टैक्स बढ़ा देते थे। तो किसी तरह इनको व्यापार बढ़ाना है और टैक्स बढ़ाना है, और इनको किसी तरह से धन कमाना था और ब्रिटेन भेजना था। और इसके लालच में इन्होंने ऐसे पॉलिसी बनाई कि हर तरीके में, हर जगह, हर वर्ग के लोगों में एक निराशा होगी, और वही निराशा कभी छिटपुट तौर पे, कभी ऑर्गेनाइज वे में एक धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेगी, और वही आंदोलन देखेंगे एक बेस बनेगा। और फिर हम देखेंगे 1885 में कांग्रेस का गठन होगा, और कांग्रेस के गठन से फिर क्रांतिकारी दल बनेंगे, और फिर गांधी का आगमन होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट शुरू होगा, और भारत देश 1947 में फिर आज़ाद हो जाएगा। तो यही सब इसमें पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो आज हमने देखा कि कैसे कैसे विद्रोह होते हैं। कल हम इस दूसरा टॉपिक देखेंगे, और
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नोट्स बनाइए और थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।